हेलो एवरीवन, आज है 22 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। 8.5% की बड़ी गिरावट खुलते ही यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। 510 रुपये पर शेयर आ चुका है। जो क्वार्टरली रिजल्ट्स इनके आए थे वो काफ़ी ख़राब आए थे, मतलब उतने अच्छे नहीं थे। मार्केट ने उसको ठीक से अप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं किया और जाहिर सी बात है उसी के चलते हमें यहाँ पर जो है वो गिरावट भी देखने को मिल रही है और काफ़ी बड़ी गिरावट है। और सिर्फ विप्रो में ही गिरावट है, क्योंकि अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पर 1% की तेज़ी है। एचसीएल की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई तेज़ी नहीं, कोई गिरावट भी नहीं है। टीसीएस की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कोई तेज़ी, कोई गिरावट नहीं है। जो बड़ी गिरावट आज हमें यहाँ पर देखने को मिली है वो सिर्फ और सिर्फ विप्रो में ही देखने को मिली है। और बात करेंगे उसके बारे में कि भैया क्या चल रहा है यहाँ पर और सपोर्ट कहाँ पर है। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 510 रुपये का शेयर है विप्रो का और 8.5% की बड़ी गिरावट खुलते ही इसने दिखा दी है। एक महीने में देखो तो हालांकि अभी भी 4% की तेज़ी है। 490 रुपये से लगातार भागा था ये, 575 पे गया था, लगातार भागा था ये। रिजल्ट से पहले की अच्छी तेज़ी थी और देखा जाए तो ये हाल सारी आईटी कंपनीज़ का था। इन्फोसिस का भी अगर आप पिछले एक महीने का ग्राफ देखोगे तो बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर भी है। 18% की तेज़ी है यहाँ पर, 1527 से 1800 रुपये और अभी भी लगातार बढ़ रहा है। सेम चीज़ अगर आप एचसीएल टेक के साथ भी देखो तो एक महीने में यहाँ पर भी लगातार तेज़ी देखने को मिली थी। टीसीएस का ग्राफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी पिछले एक महीने में लगातार अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन आज बड़ा क्रैक जो है वो विप्रो में ही देखने को मिला है। और एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये जो बड़ा क्रैक मतलब फ्राइडे को ही थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर शुरू हो चुकी थी, आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि जब मार्केट क्लोज होगा तो ये 8.5% की गिरावट नहीं होगी, शायद गिरावट 5% या 4% की रह जाए। थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ पर आनी चाहिए। अगेन ये मेरा मानना है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और जहाँ तक बात करी जाए आज वॉल्यूम्स की तो देखो बाजार जस्ट अभी खुला है और 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है और 740 रुपये तक का हाई भी बनाया था इसने और मार्केट कैप इसका तकरीबन 2,65,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। 100% लोग, कोई भी बेचने की बात तो यहाँ पर नहीं कर रहा है। और देखो मैं भी नहीं करूँगा, क्योंकि आज जो गिरावट आई है मेरे हिसाब से ये जो रिजल्ट्स का इम्पैक्ट था वो एक दिन की गिरावट मैं अज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी यहाँ पर मिलनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि आईटी कंपनियों में दमखम तो है। और जहाँ तक नज़र करी जाए इनके डिविडेंड को लेकर तो हालांकि डिविडेंड से कोई पैसा यहाँ पर बनता नहीं है। इस साल सिर्फ 1 रुपये का ही इसने डिविडेंड पे करा है और हर साल इतना ही करता है। जहाँ तक बात करें बोनस की तो पैसा यहाँ पर बना है। देखिए कई बार इसने बोनस दिया है, कई बार अगर बोनस नहीं दिया होता तो आज इसका शेयर लाखों में ट्रेड कर रहा होता, लेकिन इसने कई बार बोनस दिया और उसके चलते जो इसका शेयर है वो हर बार इसके हिसाब से मल्टीप्लाई होता गया, एडजस्ट होता गया। 2019 में इसने पे किया था बोनस और मुझे लगता है कि शायद दोबारा जब ये 600-700 की रेंज में जाएगा तब शायद दोबारा बोनस भी ये पे कर सकता है। हो सकता है कि अगले साल शायद बोनस को लेकर भी कोई अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल जाए। और बोनस के साथ साथ ये स्प्लिट भी हुआ है, 10 के 100 भी बने हैं, 2 का 10 भी बना है। तो भैया ये स्प्लिट भी हुआ है, कई बार इसने बोनस भी दिए हैं और यही वजह है कि आज आपको इसका शेयर इतना सस्ता देखने को मिल रहा है। वरना एक्चुअली में देखा जाए तो ये अगर नहीं दिया होता तो काफ़ी हाई प्राइस भी होता। और ये बहुत सारी कंपनी की मतलब ये हालत है, बहुत सारी कंपनी की। इवन जब हर्षद मेहता वाला केस हुआ था उसके उस टाइम पे बाजार इतना अप था शेयर्स भैया 10,000 20,000 के आसपास कई सारे शेयर ट्रेड कर रहे थे। आज वो शेयर उस लेवल पर कई मतलब नहीं है और शायद हो सकता है तो उसी लेवल पर भी है, लेकिन उन्होंने उसके बाद बोनस कई सारे दे दिया और उसके हिसाब से शेयर जो है वो एडजस्ट होता चला गया। तो ये स्टोरी है उस टाइम की। और जहाँ तक बात करें इसके रेवेन्यू की तो देखो फाइनेंशियल 2024 में जो रेवेन्यू था वो मतलब डिक्लाइन वाला था इनका। अगर आप देखोगे तो डिक्लाइन वाला था, 23 के मुकाबले 24 में रेवेन्यू कम हुआ था। सेम इस बार के भी जो इनके रिजल्ट्स आए इसमें रेवेन्यू कम हुए हैं। प्रॉफिट को लेकर भी अगर आप देख सकते हो कि इनका प्रॉफिट भी डिक्लाइन वाला था, 22 के मुकाबले धीरे धीरे गिर रहा है। बात करेंगे आगे उसके बारे में। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो यहाँ पर 26 का पी है, सेक्टर पी 34 का, आप इसको अभी भी सस्ता कह सकते हो। 33% एनालिस्ट खरीदारी की बात करें। फिनेंशियल्स अगर आप देखो तो जो नंबर्स इसके हाल फिलहाल में आए थे उसमें यह था कि भैया देखो रेवेन्यू कम हुआ है, 22,695 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे। और जब रिजल्ट्स आए थे उसी दिन मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि जब मंडे को बाजार खुलेगा आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। मार्केट अप्रिशिएट नहीं करेगा, रिजल्ट्स के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आपको डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। लेकिन हालांकि 8-8.5% गिरेगा ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। मुझे लगता था कि शायद यहाँ पर 3-4% की गिरावट आ सकती है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था।
लेकिन काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल गई आज यहाँ पर। और देखा जाए तो इनके प्रॉफिट में डेफिनेटली इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप दिसंबर के मुकाबले कंपेयर करते हो, दिसंबर और मार्च में इंक्रीज़ था, जून में भी इंक्रीज़ था, लेकिन रेवेन्यू में डिक्लाइन, जो कि अच्छा साइन नहीं, और मार्केट इस चीज़ को अप्रिशिएट तो नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 72.82% के आसपास की है। म्यूचुअल फंड के पास 3.50% का स्टेक है, डोमेस्टिक के पास 4.75% है, 9.44% एफआई से लेकर बैठे, और रिटेल और अदर्स के मिलाकर 9.49% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.38% पर है, जो अदर पार्टीज है वो 5.11% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, खराब नहीं है। और जहाँ तक आज देखें तो जो डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है, गिरावट इतनी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिली है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो रिजल्ट्स आए हैं इनके, वो भैया बिलो एक्सपेक्टेशन देखने को मिले हैं, और जो गाइडेंस भी आया है वो भी कुछ खास अच्छा नहीं है। सिटी रिसर्च ने कहा है कि Q2 का जो गाइडेंस है इनका, वो लाइकली टू डिसअपॉइंट कर सकता है इन्वेस्टर हु हैड हायर एक्सपेक्टेशन। देखो जो इन्वेस्टर की अगर एक्सपेक्टेशन हायर है, उनको ये चीज़ें डिसअपॉइंट कर सकती है। इनका जो रेवेन्यू है उसमें तकरीबन 1% का डिक्लाइन देखने को मिला ज़रूर है। और नमूरा ने हालांकि बाय कॉल दिया है, विप्रो में 600 रुपये का टारगेट दिया है, और जबकि सिटी ने यहाँ पर सेल कॉल दिया है तो तकरीबन 495 रुपये का टारगेट दिया है। तो दो ब्रोकरेज हाउस, दोनों की अलग अलग कमेंट्री यहाँ पर देखने को मिल रही है। However, brokerage noted that the early recovery in discriminated demand could potentially boost Wipro's future performance. जो डिमांड्स है वो डेफिनेटली विप्रो की फ्यूचर परफॉर्मेंस को बढ़ाने में काम करेगी। और हालांकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नुवामा एक और ब्रोकरेज हाउस है, उनका ये कहना है यहाँ पर नुवामा ने अपनी जो होल्ड रेटिंग है विप्रो में उसको मेंटेन रखा है, और जो टारगेट पहले 460 रुपये का था उसको बढ़ाकर 530 रुपये के आसपास का कर दिया है इन्होंने। और इनको लगता है कि इनका जो कंज्यूमर बिजनेस है वो धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा। देखिए विप्रो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, आज जो गिरावट आई रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, एक साल में डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा आए हैं। इससे पहले भी अगर आप देखो तो 380 रुपये से ऐसा भागा था कि 550 पे गया था, वापस गिर कर आ गया था ये 430 रुपये के आसपास, वापस बड़ी तेज़ी दिखाई, अब वापस गिरावट शुरू हो रही है। और कहीं ना कहीं मैं इतना ही कहूँगा कि देखो कंपनी खराब नहीं है, बाय ऑन डिप्स के मौके आपको यहाँ से ढूंढने चाहिए। और लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे अभी भी इसका स्टेबल लगता है। शॉर्ट टर्म में अभी भी कई सारे गड्ढे हैं जो इनको भरने पड़ेंगे, और यहाँ पर आने वाले टाइम में जो कंपनी अपने आप को भैया फ्यूचर के लिए तैयार कर पाएगी वो डेफिनेटली टिक पाएगी। AI डेफिनेटली बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर होने वाली है फ्यूचर में, देखते हैं कि विप्रो उसको कितना सक्सेसफुली अडॉप्ट कर पाता है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास है ऑलरेडी, जो होना था हो चुका है, बहुत बड़ी गिरावट आने थी आ चुकी है, तो यहाँ पर बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक फ्रेश बाइंग की बात है, मैं अगेन कहूँगा कि यहाँ पर एक साथ बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करना कि भैया 8% गिर गया मैं खरीदारी कर लूँ, नहीं। आपको खरीदारी करनी है तो आपका जो अप्रोच है वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पर आप बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। हर 10% के डिक्लाइन पर या फिर हर 7-8% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।